भाई जो पढ़ेगा कैलकुलस वो टेंजेंट नॉर्मल तो जानता ही है यार। टेंजेंट नॉर्मल तो पढ़ना ही पड़ता है। एंगल बिटवीन टू कर्व सर्कल में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है एंगल बिटवीन टू कर्व। चलिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ये हिंट देना चाहते थे कि आप क्यूब रूट, nth रूट, डी मोइर थ्योरम सब हटा रहे हैं, तो भाई चलिए हम अगर आपकी बात मानते हैं तो बच्चों आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। फिर तो इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी मुझे लग रहा है कि अगर ये सब चीजें अगर हटा रहे हैं जो टफ पार्ट है, तो हो सकता हो कि वो पेपर फॉर्मूला बेस्ड की तरफ जाने की कोशिश करें जेईई मेन वाले, है ना। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अभी जैसे कि आपको पता ही है कि जेईई मेन 2024 का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, और डेफिनेटली इस चेंज का फायदा बहुत सारे बच्चों को मिल रहा होगा, मेरा मानना है। और बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज भी हैं कि यार सर क्या छूटा, क्या करें क्या नहीं करें, कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए जिससे सवाल आ जाए और वो मैं कर सकता था। जैसे अब एक तो होता है यार कि बहुत डिफिकल्ट सा सेक्शन था, वो तो हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे, है ना। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि यार वो इजी सेक्शन था और वो जस्ट क्योंकि लिखा हुआ था कि यार वो सिलेबस में नहीं है और मैंने उसको छोड़ दिया और उसकी वजह से मेरे ना नंबर कम हो गए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह का एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर हाई होने के साथ साथ क्या है कि भाई नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक अच्छे आईआईटीज एनआईटीज में अगर जाने का सपना है हमारा, तो चार चार नंबर, पांच पांच नंबर से, एक एक नंबर से बहुत बार बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ब्रांचेस तक का फर्क पड़ जाता है। तो जब इस तरह का कंपटीशन हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो माइंडसेट है और हमारी जो पढ़ाई है और हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही उच्च कोटि की हो, तभी जाकर हम बहुत अच्छा इस एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। और इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है यार कि कंफ्यूजन ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ दे जो आप कर सकते थे लेकिन उसके बाद भी आप किसी वजह से, है ना, आपने जस्ट देखा और उसको छोड़ दिया और उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, है ना। तो वो एक तो मेरा रीज़न होगा कि वहाँ आपके नंबर जाने ना दूं मैं आपके। और दूसरा मेरी ये कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बतला देना आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो दैट कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एटलीस्ट करके करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चंस तक आप आराम से अपना प्रिपेयर कर सकें जेईई मेन में। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है कि यार सर मैं 20-25 तो नहीं कर 25 तक तो नहीं जा पाऊंगा, तो ठीक है 15 तक जाना चाहता हूँ, 12 तक जाना चाहता हूँ, तो भाई वहां तक किस तरीके से पहुंचे ये भी इस वीडियो में मैंने आगे आपको बतला रखा है ना। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गाइस। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यू सिलेबस जेईई मेन किस टॉपिक में क्या करें इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स के बारे में बतलाता जा रहा हूं, है ना। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं जैसे सेट रिलेशन एंड फंक्शन की। देखो बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप सभी को बच्चों को पता है ना कि कम से कम एक सवाल इसका आता ही आता है ना। एक सवाल इसका आता ही आता है, मिनिमम मिनिमम अगर हम बात करें तो एक सवाल आपने देखा होगा हमेशा सेट रिलेशन और फंक्शन का आता ही है। तो ये तो है ही अपने टॉपिक्स में, ये तो कोई इसका चेंज हुआ नहीं है और ये आएगा ही आएगा। मतलब सेट रिलेशन एटलीस्ट हम लोग बोले ना कि सेट रिलेशन का एक सवाल आता ही आता है ना। फंक्शन से भी कभी कभी एक आध आ जाता है, तो कुल मिला के 1+1 हो जाता है, दैट इज 2, है ना। तो ये है कुल मिला के कि एक सवाल सेट रिलेशन का रहता है, एक सवाल आपका फंक्शन का रहता है। और उसमें भी अगर हम बात करें कि सर किस पोर्शन में बहुत ज्यादा रहता है, जैसे मैंने तो एक बता दिया आपको सेट रिलेशन तक की चीजों का, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो इसमें आपका जो है ना, ये फंक्शन तक की बात कर दी इसने, सॉरी रिलेशन तक की बात कर दी। ये पूरा पार्ट आप रिलेशन और सेट्स में आप ले सकते हैं ना, सेट्स और रिलेशंस में ले सकते हैं। और इसमें कम से कम एक सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और उसके जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जनरली ये जो वन वन इनटू एंड ऑन टू फंक्शन और कॉम्पोजिशन है, इस पे क्वेश्चन रहता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा आपको कि हमेशा ही रहता है ना। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि इसमें आ सकता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि वन वन ऑन टू इन टू फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, कॉम्पोजिट कैसे बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड हम चीजें को समझें, है ना। देन कम्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसका जो नेचर होता है वो उससे काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है ना। सवालों का जो नेचर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसको अवॉइड भी करते हैं। तो बच्चों जो अवॉइड करना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई उनको करना मैंडेटरी है, वो चाहे तो अवॉइड करें। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसमें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये जो इस साल हटा दिया गया है ना, ये जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है ना,
ये पोर्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो हम लास्ट ईयर अपन ने देखा होगा कि जेई मेन का जो सिलेबस था उसमें से ये चीजें ड्रॉप कर दी गई हैं। आप बच्चों इसमें देखिएगा ना थोड़ा ध्यान से, अगर क्लोजली आप देखिएगा तो कहीं भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इस तरह की चीजें नहीं दे रखी है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं दे रखा है। ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक होके नहीं बोला कि भाई लोकस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ बस लिख दिया आर्गन डायग्राम है ना, बस उन सब चीजों के लिए लिख दिया सीधा सीधा आर्गन डायग्राम। अब आप अपने हिसाब से करते रहिए, या जो आपके टीचर का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती है, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ड्रॉप कर दिया गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है बच्चों के लिए, जो थोड़ा फियर भी होता है बच्चों को बहुत सारा, तो चलिए उसको हटा दिया गया है। तो हम इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को तो चलो मान सकते हैं कि हाँ भाई इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सवाल बन सकते हैं, लेकिन हो सकता हो वो ज्योमेट्री के किसी और तरीके से सॉल्व हो रहे हो। तो आई हैव सीन एंड सॉल्व मेनी क्वेश्चंस जिसमें क्या होता है भाई कि ज्योमेट्री के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी सॉल्व हो रहा है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कभी कभी थोड़ा आसान कर देता है, तो बस ये चीज फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम या ग्रेटेस्ट और लीस्ट मॉडुलस जेड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ एकमात्र तरीका ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं होता है दोस्त। देर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी तक लिखते थे, बट अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स तो एक पेज में हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो होती नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी इक्वल टू सी प्लस आइटा डी स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, या अंदर स्क्वायर बना के हम सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स ये तो मतलब एक तरीके से बेवकूफ बनाने जैसी ही बात हो गई कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ इसमें ये चीज रहता है जैसे कि अभी तक आपने देखा है ना कि इसमें कहीं नहीं लिखा है, 2023 में भी नहीं लिखा है, 22 में भी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर nth रूट de Moivre's थ्योरम इस तरह का नहीं लिखा है, लेकिन इसके सवाल आते हैं। आपने देखा भी होगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, पुराने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, डेफिनेटली लास्ट ईयर तक के भी पीवाईक्यूज अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो इसके सवाल आते हैं, लेकिन लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। तो चलिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ये हिंट देना चाहते थे कि आप क्यूब रूट nth रूट de Moivre's थ्योरम सब हटा रहे हैं, तो भाई चलिए हम अगर आपकी बात मानते हैं तो बच्चों आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा फिर कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस आर्गुमेंट और इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे मॉड्यूलस है आपका, आर्गुमेंट है ना, ये चीजें जरूर कंप्लीट कर लें, है ना, इतना तो कंप्लीट कर लें। हो सकता हो कि अगर ये सवाल नहीं आए आपके पास जेई मेन में रिगार्डिंग क्यूब रूट स्क्वायर रूट और इस तरह के सवाल, जैसे de Moivre's थ्योरम से रिलेटेड nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड अगर नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उतने वाले पार्ट का पोर्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना, इससे जरूर कर लीजिएगा ना। लास्ट में मैं बतलाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मैंडेटरी कर लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से कर पाए, है ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप देखोगे कि न्यूटन्स और उस तरह की चीजें यहाँ नहीं लिखी रहती हैं, लेकिन आप देखोगे न्यूटन्स के आजकल सवाल आते हैं जो अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आते हैं, है ना, उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए थ्योरी मतलब सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो कर ही सकते हैं, क्वाड्रेटिक तो इजी चीज है ना, करना भी चाहिए ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बहुत है, एज अ टूल भी बहुत यूज होता है ना। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो लिखा हुआ है भाई, नहीं लिखा हुआ है सॉरी, लेकिन इसके आगे देखिएगा ना इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट तो ये चाहते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टीज नहीं डायरेक्ट मजदूरों की तरह करना सीखें, शायद ये कहना चाहते हैं भगवान जाने। लेकिन मेरा मानना है यार कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यार उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगना ही लगना है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी बहुत जगह हमारे को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प पड़ती ही पड़ती है, मैट्रिसेस में भी बहुत जगह चीजों को करना पड़ता है। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जेई ने ये वाला पार्ट हटा दिया है डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड, है ना, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वन यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये हटा दिया है। मैट्रिसेस वाला पार्ट इन्होंने रहने दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करने के लिए मना किया है। तो ये चीज है। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कहीं नहीं लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जैसे लिखा ना, मैट्रिसेस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 and 3, प्रॉपर्टीज, ये सारे लिखा है, प्रोडक्ट कहीं नहीं लिखा है। लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल तो देते ही हो ना तुम हाँ अब वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, तो बोलने के लिए देखो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि सवाल तो डिटर्मिनेंट का है। तो कोई बोले यार प्रॉपर्टीज नहीं है, तो बिना प्रॉपर्टीज के इवैल्यूएट कैसे कीजिएगा, बिना प्रॉपर्टीज के आप मल्टीप्लीकेशन पे कैसे जाइएगा, तो वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा बच्चों, है ना। ऐसा नहीं कि हम यस और नो में इसके आंसर्स पे कर सकते हैं, हाँ इसमें जरूर कर सकते हैं भाई। स्क्वायर रूट अगर है तो अगर आपको लगता है कि यार वैसे भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिफिकल्टी था,
तो अगर इसके कहने का मतलब अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे ये चीज रख सकते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये वाली जो चीज है ना बस मॉड्यूलस और ये सब जो है ना अच्छे से करके जाए, है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो ये तो आता ही है, बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो अगर बच्चों को लगता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं तो ये उनकी खुद की चॉइस है, वो छोड़ भी सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन हट चुका है, वैसे इसका कोई रोल था भी नहीं बहुत पहले, है ना। 2 सवाल अच्छे आए हैं इसके आज तक, और भी बहुत पहले आए थे, उसके बाद ऐसा कोई सवाल बना नहीं है उनसे। तो इनको पहले ही हटा देना चाहिए था, मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देन कम्स योर बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हटा दिया है इनके हिसाब से। तो इसमें आप देखो बहुत ज्यादा नहीं, कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, लेकिन कर जरूर लेना, क्योंकि भाई देख लो बड़ी दिक्कत है। अब आप देखोगे, देखो इसमें रिमाइंडर थ्योरम के सवाल हर साल आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ऐसे एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा है, अब इसको आप इसमें पढ़ सकते हो, सिंपल एप्लीकेशन है, बिकॉज वी आर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर्स, फैक्टर्स, इस तरह की चीजें हम कर रहे होते हैं। तो भाई सिंपल एप्लीकेशन में तो आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट को भी घसीट लोगे यार, कि सिंपल एप्लीकेशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी तो आ ही जाता है। तो अगर आप कभी सवाल दे दो और बच्चा, क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो जे एडवांस ने भी लास्ट टू लास्ट ईयर आपका एसओटी जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो खत्म कर दिया था। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खत्म करने के बाद ऐसा थोड़ी है कि सवाल नहीं पूछा, लास्ट ईयर सवाल पूछ लिया यार। तब बच्चों के ऊपर तो आपको समझ में आना, जबकि मुझे पता था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हटा के तो क्या ही हो सकता है, बहुत सारी चीजें तो उसमें पढ़नी पड़ती ही हैं, तभी हम जाके उसको एप्लीकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी 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 प्रॉब्लम्स ही है। तो यानी आप समझ रहे हो कि अगर कल होके पूछ लेता है तो आपके पास ये नहीं है ऑप्शन कि यार आपने तो सर मना किया था। अब कोई बोले कि मना कहाँ किया, सिंपल एप्लीकेशन लिखा तो है मैंने क्योंकि आपको इनका पता ही है नेचर, है ना। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा भाई, है ना। फिर आ जाता है देखो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंसर्शन ऑफ एम जी एम, ये सब ठीक है ना। तो एचपी हटाया था लास्ट ईयर और एचएम भी हटा दिया है, तो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन एजीपी से बहुत सवाल पूछते थे ये, एजीपी से हर साल सवाल रहता था, अब इनके हिसाब से एजीपी नहीं है। सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, इसका एप्लीकेशन लिमिट्स में भी होता है दोस्त, इसका एप्लीकेशन लिमिट्स में भी होता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, मेरा कहना है। फिर भी मैं इसमें रिस्क लेने के लिए आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई बोले कि यार ये तो एपी सीरीज का ही है, कॉमन सेंस से लगा के कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं बोलूंगा कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। पुराने सालों में अगर 5 सवाल हैं तो आप 4 सवाल कर लीजिए, 3 सवाल कर लीजिए, 2 सवाल कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। नहीं तो अगर आपने पूरी तरह छोड़ा और कुछ ऐसा दे दिया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल होता है, करने में आसान होता है, आप आराम से सब टॉपिक्स में स्कोर कर सकते हो। तो और अगर इसके कहने पे अगर आपने छोड़ दिया उसको और बाद में इसका कुछ आ गया तो फिर दिक्कत है। तो बस मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास इसके 10 सवाल हैं तो 5 तो मिनिमम करके जाना ही जाना है ना, 5 तो मिनिमम करके जाना ही जाना है ना। पीवाई क्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आता है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, करीब करीब एक जैसा है, बस रोलिस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। आप इसको मान सकते हो कि ये हट गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सेपरेट सा पोर्शन है। फंक्शंस वगैरह सब कुछ यूज होते हैं, कैलकुलस के चीजें यूज होती है, लेकिन थोड़ा सेपरेट सा है, अलग तरह की चीजें, तो इसको हटा दिया, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है चलो नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि चलिए ये मान लेते हैं। लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल हटाना, भाई जो पढ़ेगा कैलकुलस वो टेंजेंट नॉर्मल तो जानता ही है यार, टेंजेंट नॉर्मल तो पढ़ना ही पड़ता है। एंगल बिटवीन टू कर्व, सर्कल में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है एंगल बिटवीन टू कर्व। आपको बोले टेंजेंट नॉर्मल पूरा ही हट गया है, तो ये चीज चलेगी नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप देखते होंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह के स्लोप टेंजेंट, ये सब चीजें तो यार पार्ट एंड पार्सल है, तो ये कैसे हट सकता है। तो मेरा मानना है कि यार ये टेंजेंट नॉर्मल नहीं लिखा है एक अलग बात है, बट आप कैलकुलस का ज्ञान ले रहे हो यार, और टेंजेंट नॉर्मल के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। हाँ, कोई बोले कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, वो सब चीजें, तो हो सकता हो उससे रिलेटेड सवाल ना पूछे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो फॉर्मूला अक्सर बच्चों को याद भी नहीं रहता है, तो हटे चाहे नहीं हटे वैसे भी बहुत मुश्किल से बच्चों को याद होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गएंगे कि रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम आप सोच सकते हैं कि स्किप्ड है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, हालांकि देखिए इसमें ये लिमिट है, तो लिमिट का सवाल तो ये कभी भी पूछ सकते हैं, और एरिया वेरिया से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं ना, फंडामेंटल थ्योरम, कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इवैल्यूएशन, डिटरमिनिंग एरियाज, तो भाई ये एरिया और लिमिट का ही तो सवाल है। अब पूछने के लिए अगर किस दिन पूछ दिया लिमिट और अपन ने नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बस इसमें कहूंगा कि कम प्रैक्टिस करें थोड़ा,
है ना। प्रीवियस ईयर में अगर मान लो 10 है तो इसमें भी आप 5 करके जाइए, है ना। क्लास नोट्स तक के सवाल कर लीजिए, ये कर लीजिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप कीजिएगा, है ना, क्योंकि अपन क्यों रिस्क लें। अभी जे एडवांस का भी देखो, आपको सिलेबस ऐसा कंफर्म तो है नहीं, हो सकता हो क्योंकि जे एडवांस में तो इसमें नागा ही नहीं होता है, मतलब हर साल एक सवाल पूछता ही है। और जे एडवांस ने अगर ये पूछा और आपने बीच में छोड़ के चल रहे हो और आपको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया, तो वहां भी लूज कर सकते हो। तो थोड़ी कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लास नोट्स कर लीजिएगा, है ना, मेरा बस ये कहना है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन सेम टू सेम है, बस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया है। डजेंट मैटर, छोड़ सकते हैं आप, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लेकिन ऑर्डर डिग्री ये सब पूछता है तो वो सब तो कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, उसको छोड़िएगा मत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, मतलब वही शिफ्टिंग विफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ये मूर्खता वाली बात है यार, आप खुद ही सोचो। शिफ्टिंग तो आपको फिजिक्स में भी यूज करनी पड़ी जाती है, बहुत जगह की यूज करनी पड़ जाती है ना। और मान लो कि प्रॉब्लम डायरेक्टली शिफ्टिंग पे नहीं है, बट बहुत बार आप सिंपलीफाई करने के लिए शिफ्टिंग यूज करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। इंटरनल बाइसेक्टर्स और फैमिली ऑफ लाइंस, देखो अब कोई बोले कि ये हटा दिया है, फैमिली ऑफ लाइंस क्या कर, तो ऐसा कोई डायरेक्टली थोड़ी बोलता कि फैमिली ऑफ लाइंस पे हम सवाल पूछे हो, तो बोलेगा दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला फलाना कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली लाइन की इक्वेशन बतलाइए। तो भाई वो तो हो गया, तो फैमिली ऑफ लाइन का ही कॉन्सेप्ट। लेकिन आप करने के लिए उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आएगा। हाँ, अगर यहाँ से ये हिंट दे रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस हटाया हमने, मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ कि भाई मैं सर्कल में भी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, तो फिर थोड़ा समझ में आता है कि हाँ थोड़ा रिलैक्स हुआ है बच्चों का पोर्शन। लेकिन ये इतना एजम्पशन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला तो नहीं ले सकते हम मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये कर लेना चाहिए, कम प्रैक्टिस भले ही करो लेकिन करना जरूरी है ना, छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज हटा दिया, अगर यूनिट वाइज हटा दिया तो बिल्कुल चिलता मामला। इन्होंने क्या किया, बीच बीच में से कुछ कुछ चीजें नहीं लिखी हैं। अब नहीं लिखी का मतलब क्या है, हटाना। जैसे अब इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ठीक है इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं होता है, तो चलिए हटा दिया यार, ऐसे भी इस पे कौन सा सवाल पूछते थे, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते थे, है ना। अब सर्कल और कोनिक सेक्शन, तो बोल रहा है कि एंड कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू ए सर्कल, अगर ये हटा दिया बॉस तो फिर तो पढ़ने के लायक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तो बच ही नहीं गया। ऐसे आप देखोगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस तरह की कोई चीज लिखी भी नहीं हुई, है ना। ऑर्थोगोनलिटी भी कहीं नहीं लिखा है, आप देखो ध्यान से देखो। लेकिन ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर सवाल तो हमेशा ही पूछा है तुमने भाई, ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर जेई मेन जेई एडवांस सभी सवाल पूछते आ रहे हैं ना। जेई एडवांस अभी मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस अभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर तो जेई मेन भी सवाल पूछ ही चुका है, लेकिन लिखता तो कहीं भी नहीं है, आज भी नहीं लिखा है, पहले भी नहीं लिखा था, नहीं पूछता तो है ही। तो इसलिए कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू ए सर्कल, इस तरह की चीजें अगर हटा रहे हैं आप, तो मतलब आप ये भी नहीं बोल रहे हो पढ़ने के लिए कि भाई सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा रेडियस छोटा, अगर वो भी नहीं पढ़ रहा है फिर तो इसमें पढ़ने के लिए बच ही क्या जाएगा, सिंपल सिंपल इक्वेशंस ही बच जाएंगी। तो अगर उस लेवल पे इजी है तो भाई आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है फिर तो, है ना। अगर उस लेवल पे अगर ये चले गए और उस लेवल पे सवाल फ्रेम कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ रह ही नहीं जाएगा आपके पास सर्कल और कोनिक में। मतलब सिर्फ फॉर्मूला, बात खत्म। और उसमें भी टेंजेंट नहीं है, नॉर्मल भी नहीं होगा, फिर टेंजेंट नहीं है तो कहां से आएगा, है ना। और फिर अगर वो बोल रहा है कि भाई पैराबोला में ही मत पढ़ो, इस हाइपर, तो कुछ बचा ही नहीं, बस सिंपल इक्वेशंस बस लिखना आना चाहिए कि भाई एक्स इंटरसेप्ट पे ये है, वाई इंटरसेप्ट पे ये है, इक्वेशन बतला दो। ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी फिर, है ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि देखिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहां से यहां तक का पोर्शन तो बिल्कुल पुस्ट कर लीजिए, एकदम स्ट्रांग कर लीजिए, है ना। कि टाइप जो भी लिखने के लिए आए और उससे रिलेटेड सवाल एकदम बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए, पॉइंट का बाहर अंदर ये सब चीजें बिल्कुल एकदम स्ट्रांग कर लीजिए ना। टेंजेंट वेंजेंट की जहां बात है तो थोड़ा कम प्रैक्टिस कीजिए, चलेगा, है ना। लेकिन कीजिए जरूर, कंडीशन फॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये सब इन्होंने मना कर दिया है ना। तो अगर ये मना कर दिया तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही हट जाएंगी, समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही हट जाएंगी। हाईलाइट्स वाइलाइट्स जो हम पैराबोला के पढ़ाते हैं वो सब चीजें फिर तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। लेकिन इससे सवाल आते रहते हैं, है ना, अभी तक तो आए हैं। लेकिन अब ये, और ऐसा बोलता नहीं कि वो हाईलाइट्स पढ़ के जाना है ना, कहीं लिखा नहीं है, आज तक नहीं लिखा है कभी। तो वो तो हम अपनी तरफ से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक हो जाए कि यार अगर उस तरह के सवाल आ रहे हैं तो बड़ी इजीली बच्चा कर पाए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा वाइज डिसीजन लेना चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप करना चाहिए, कुछ पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग कर लें ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड आए तो कसम से हम पलट दें, सबके सिलेक्शन होने के चांसेस एकदम बढ़िया अपन करके चले जाए, है ना। लेकिन हाँ, इसको पूरी तरह इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। पूरी तरह इग्नोर करने के बाद अगर कुछ ऐसी चीज आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। 3D में प्लेन के लिए इन्होंने मना कर दिया है। फिर से वही बोलूंगा, थोड़ा कम प्रैक्टिस करना, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेना, बहुत ज्यादा मत करना, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है ऐसा कि भाई प्लेन से रिलेटेड सवाल ना पूछे हो,
स्क्यू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमेशा पूछते हैं ना, स्क्यू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस, इस तरह के सवाल हमेशा ही पूछते हैं ना, तो वो आपको कर सकते हैं। कोप्लेनिटी ऑफ लाइंस भी हटा दिया वैसे तो उन्होंने, और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप स्क्यू लाइंस पढ़ा ही रहे हो तो भाई कोप्लेनर लाइंस पढ़ाने में तो कौन सी चीज जा रही है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो ही तो करना होता है ना, तो आप समझिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये पोर्शन आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि प्लेन वोलेन की चीज हट गई है ना। फिर वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कम प्रैक्टिस कीजिएगा, बट थोड़ा बहुत जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, कि इससे रिलेटेड सवाल आप देखो लास्ट ईयर तक खूब ही आए हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, लेकिन करिएगा जरूर, है ना, छोड़ मत दीजिएगा स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लास नोट्स कर लीजिए, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लीजिए, जैसे कि 10 है तो 4 सवाल कम से कम कर लीजिए, ये जरूर करके जाइएगा, बिल्कुल स्किप करके मत जाना मेरे भाई, है ना। हाँ, लेकिन यहां से यहां तक के पोर्शन को कसम से इतना स्ट्रांग बना देना कि एकदम कुछ भी पूछ दे ना, कुछ भी पूछ दे, सब करके आ जाए, है ना, वो आपको लेकर आना है। तो इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी मुझे लग रहा है कि अगर ये सब चीजें अगर हटा रहे हैं जो टफ पार्ट है, तो हो सकता हो कि वो पेपर फॉर्मूला बेस्ड की तरफ जाने की कोशिश करें जेई मेन वाले, है ना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पेपर्स काफी आए हैं इन द रिसेंट ईयर्स जहां पे वो फॉर्मूला बेस से बहुत आगे चले गए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें तो ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने बनाए हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट मिला मिला के पूछ रहे हैं, लंबे लंबे सवाल पूछ रहे हैं। पीएनसी यूएनसी में तो ऐसे सवाल पूछ दिए फंक्शन वंक्शन को इन्वॉल्व करके, केसेस बना बना के बच्चे केस बने हुए हैं ना। तो आप समझ रहे हो कि फिर वो जाना चाहते हैं शायद थोड़ा सा लोअर लेवल की तरफ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया जो हम बना सकते हैं ना, उसको बहुत अच्छा बना के जाइए। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पूछा ही जा रहा है, बर्नौलीज ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है, इससे इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, करो तो ठीक, नहीं करो तो इसमें ज्यादा पोर्शन होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पोर्शन होता है ना। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे भी कौन करता है, तो इसको हटा ही दिया गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग तो पूरा उड़ा दिया गया भाई, जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है भाई कि मैथमेटिकल रीजनिंग का जो एक आध दो सवाल आता था, अब वो स्टैटिस्टिक्स में है, यानी स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिस दो सवाल भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जो जेई मेन के जो टॉपिक्स थे वो अगर सारे हट गए हैं और सिर्फ रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स रह गए हैं, तो हो सकता हो कि एक से ज्यादा, मतलब एक एक सवाल जैसे जनरली इनके आते थे, तो दो दो सवाल तक भी पहुंच सकता है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम और ऐसा क्या कर सकते हैं, है ना, हम और ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो है ना 10 से 12 वाली जो चीज है जो हमने बात की थी ना अभी, कि हम लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स बतलाएंगे जिसमें हम थोड़े ज्यादा स्कोर कर पाए, जिन बच्चों को लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स अब आपके लिए लिस्ट करने वाला हूँ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा मानना है कि वहां से सवाल अच्छे खासे आपके पास आ सकते हैं, है ना। जैसे कि वेक्टर 3D में अभी तक ये अच्छे सवाल पूछते आ रहे हैं ना, इनका वेटेज काफी रहता है, तो मेरा मानना है कि देखो अभी भी वेटेज रहेगा, थोड़ा सा रिलेटिवली लाइट हो सकते हैं सवालों की क्वालिटी, बट वेटेज मेरे ख्याल से मोर और लेस मेंटेन करना चाहिए उनको वेक्टर और 3D से। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा, हाँ एसटीपी वीटीपी पे सवाल नहीं होंगे या कम हो सकते हैं या जैसा भी है ना, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से रिलेटिवली थोड़ा लाइट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे ख्याल से आपके इसमें आएंगे, है ना, मतलब वेटेज वाइज, ठीक है। फिर एक हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं ऐसा बतला रहा हूँ कि करीब 15 से 18 क्वेश्चंस इधर के सेक्शन से आ रहे हैं, इसमें भी अब आप अपने हिसाब से कुछ डिसाइड कर सकते हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, इसके सवाल हमेशा रहते ही रहते हैं, किसी भी पेपर में आप देख लो, है ना, किसी भी पेपर में, कोई भी सेशन का पेपर देख लो आपको मिलेंगे मिलेंगे। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, मैट्रिक्स, सर्कल, पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स जैसा कि मैंने बताया ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। और ऐसे भी जेई एडवांस में पूछा जाता है तो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा आता है ना, अभी भी आएगा, अभी भी आएगा, है ना, ऐसा मत सोचिएगा नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम। फिर आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इसमें भी रहेगा, थोड़ा लाइटर सवाल रहेंगे लेकिन रहेंगे जरूर, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। और फिर लिमिट्स, लिमिट्स, तो ये कुल मिला के अगर आप देखो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 18 या 20 तक भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसको भी अगर आप प्रायोरिटाइज करो तो देखो वेक्टर एंड 3D को तो प्रायोरिटी बना के ही रखिएगा,
सीक्वेंस इन प्रोग्रेशन, लिमिट्स, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल बना के रखिएगा दोस्त। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसकी भी प्रायोरिटी बिल्कुल बना के रखिएगा। अगर आपको कोनिक में मजा आता है तो आप सर्कल और पैराबोला जरूर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको मजा आता है। ऐसा नहीं कि अब स्ट्रेट लाइन मैंने छुड़वा दिया या मतलब नहीं लिखा है या एलिप्स या हाइपरबोला नहीं लिखा तो उससे सवाल नहीं आएंगे। सवाल आ सकते हैं बट ये नहीं हो सकता कि हर एक सेशन में आए। हो सकता है कुछ सेशन में आए, कुछ सेशन में नहीं आए, कम आए, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपका कोनिक जो है कि स्ट्रॉन्ग मतलब वो पोर्शन है तो आप प्लीज यार उसको छोड़िएगा मत, है ना। मतलब अगर किसी को लगता है कि यार कोनिक सेक्शन में है ना स्ट्रेट लाइन और ये सब चीजें मेरी बड़ी अच्छी हैं और सर ने बोल दिया सर्कल और पैराबोला से तो हम सिर्फ सर्कल और पैराबोला करके चले जाए, नहीं 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 नहीं। फिर अब आपने क्या किया ना, अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल लिया और वहां गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये पांचों के पांचों चीजें आपको आपकी बड़ी अच्छी हैं बॉस, है ना, तो प्यारे ये बात समझ लेना कि आप ये छोड़ो मत, आप ये छोड़ो मत, आप इसको करो। अगर आपकी स्ट्रांग है, इफ योर दिस सेक्शन इज स्ट्रांग तो इसको छोड़ो मत, है ना, क्योंकि मैंने लिख दिया इसलिए। आपके जो स्ट्रांग सेक्शन है उसको नहीं छोड़ना है, उसको तो आपको पकड़ के ही रखना है। लेकिन उसके अलावा इनमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका टफ है और आप छोड़ने वाले हो तो मैं कह रहा हूं कि उसको कर लीजिएगा। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बतला दिए हैं ओवरऑल, है ना, जिसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर में भी मैंने बतलाया। तो एक आध बार वीडियो को और देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 15-18 सवाल कहीं नहीं जा रहे हैं, उसको थोड़ा कम करना है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे मैंने बताया उस तरीके से करिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर भी कुछ पूछना हो या बतलाना हो या आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये जरूर लिख के बतला सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स इज ओपन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और भी कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन इट। और बच्चे उसको लाइक कर दें उस कमेंट को जिस पे चाहते हैं बच्चे कि भाई इस पे सवाल सर बनाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।